नई वॉच, सो कूल, थैंक यू डैड। मैं यहाँ इतनी देर से अपने बेटे का पोस्टमार्टम करवा के उसकी लाश घर ले जाने आया हूँ। कुछ चुनी हुई चेक पोस्ट है जहाँ पुलिस अपना हिस्सा लेती है और फिर इन ओवरलोडेड ट्रकों की तरफ से अपनी आंखें मूंद कर बैठ जाती है। और ये मत कहिए कि हम कुछ नहीं करते हैं, कर तो हम बहुत कुछ सकते हैं। तुझसे नाराज नहीं हो जिंदगी। नमस्कार राकेश जी। आइए बैठिए। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हम बातें करेंगे हमारे लिसनर्स के साथ में, और बात करने से पहले बस कुछ चीज़ें, अगर आपको कोई किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करनी है या आप अनकंफर्टेबल हैं, मुझे बता दीजिए, हम रुक जाएंगे, नहीं बात करेंगे उसके बारे में। बातचीत शुरू करें? चलिए। नमस्कार, मैं हूं आशीष और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके बेहद अजीज शो तुझसे नाराज नहीं जिंदगी में। दोस्तों, इंसान की जिंदगी भी ऐसी डायरी है जिसमें वो लिखना तो कुछ और चाहता है, लेकिन लिखा कुछ और ही जाता है। हमारी जिंदगी इतनी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है कि अगले ही पल क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। सड़क पे चलते हुए, खाना खाते हुए, दोस्तों के साथ गप्पे मारते हुए, कुछ ही पलों में कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी पूरी जिंदगी बदल के रह जाती है। और कुछ ऐसा ही हुआ हमारे आज के मेहमान के साथ। चंद पलों में उनकी पूरी जिंदगी उलट के रह गई। आज बात करेंगे राकेश सिंह जी से। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। हमारे लिसनर्स आपके बारे में जानना चाहेंगे, तो उन्हें बताइए कुछ आपके बारे में। मैं राकेश सिंह हूँ। बाई क्वालिफिकेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है मैंने 1983 में BIT मेसरा से। और मेरा बेटा अक्षय देहरादून में पढ़ता था स्कॉलर्स होम में। 16 साल की उम्र थी उसकी। बास्केटबॉल खेलता था, स्विमिंग करता था, बहुत अच्छा स्विमर था वो। और मेरी वाइफ नीलम, वो बिजनौर में और गुड़गांव के बीच में ट्रैवल करती रहती थी। कभी बिजनौर वाले घर में चली जाती थी, कभी गुड़गांव। ओके। क्योंकि उस समय मेरी बेटी बेंगलोर चली गई थी पढ़ने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए। तो हम चारों अलग अलग हो गए। अच्छा, चारों लोग आप चार अलग अलग। मैं सऊदी में था, बेटा देहरादून में था, बेटी बेंगलोर में थी, वाइफ हरियाणा और बिजनौर में थी, गुड़गांव में। मेरे एल्डर ब्रदर के लड़के की शादी थी, उसको अटेंड करने के लिए मैं दमाम से आया। तो वो शादी अटेंड करने के लिए हम लोग बिजनौर में इकट्ठा हुए थे। हम लोग सब बड़े खुश थे और शाम को बारात जानी है, उसकी तैयारी हो रही थी। क्या बात? इन दोनों में से कौन सी शेरवानी मैं पहनूं, ब्लू वाली या क्रीम वाली? आज शादी विक्की की है, कहीं ऐसा ना हो लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाए और दूल्हे को लोग भूल जाए। बताओ भी। ठीक है, ऐसा करिए आप ब्लू वाली पहन लीजिए। नहीं मंजू, ब्लू वाली आज रहने देते हैं। क्यों? अक्षय की पसंद इसलिए? कह दिया ना वो नहीं आने वाला। मैं उसको अच्छी तरह से जानती हूँ, आखिर माँ हूँ उसकी। अक्षय। माँ, आप हमेशा पहचान लेती हो। प्रणाम माँ। अच्छा बेटा, क्यों? प्रणाम पापा। बेटा। अच्छा, क्या आप लोगों की साजिश थी ना? अरे मम्मी, गुस्सा मत हो माँ। पापा को भी नहीं पता था कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। मेरा मन किया तो आ गया आप दोनों से मिलने के लिए। अब यहाँ पे शादी के लिए इतने दूर आबू धाबी से आ सकते हैं, तो आप दोनों से मिलने के लिए मैं देहरादून से नहीं आ सकता? कितनी बातें बनाता है। कितना दुबला हो गया है, खाना नहीं खाता क्या? दुबला और मैं जैसा था वैसा ही तो हूँ।
अब आप माँ की नज़रों से देखोगे तो बेटा तो हमेशा दुबला ही नजर आएगा ना। और बाप की नजरों से? अच्छा आप लोग तैयार हो जाओ जल्दी से। हाँ। मैं भी कुछ काम है आती हूँ। इधर आ, ये देख, ये ब्लू वाली शेरवानी तू पहनेगा और ये क्रीम वाली मैं। बहुत अच्छी है ब्लू वाली पापा। है ना? अरे इससे भी अच्छी एक चीज है, दिखाता हूँ। ये देख। नई वॉच, सो कूल। यो। थैंक यू डैड। मुझे आज भी याद है, वो उस दिन खाना भी नहीं खाया उसने कि नहीं लड़की वालों घर खाएंगे, और हम लोग आ गए शादी, बारात की चढ़त ज्वाइन की हमने आके। वो मेरे ही कपड़े पहने हुए था उस समय जब बारात में। चाचा जी, चाचा जी। हाँ बेटा। अक्सर नजर नहीं आ रहा। अक्षय बस यहीं कहीं होगा, अभी आ जाएगा। लेकिन अपने लाडले को फोन लगाइए, देखिए किधर है। ओहो, तुम भी ना। लाओ फोन ही कर देता हूँ। एक मिनट बेटा। हेलो अक्षय, अक्षय बेटे कहाँ रह गए तुम? हाँ कहाँ? अच्छा हाँ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, सब राह देख रहे तुम्हारी। हाँ ओके। अभी फोन पे बात हुई, बस आ ही जाएगा थोड़ी देर में। थोड़ी देर में। मैं बारात के साथ डांस करके थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक बैंड बजना बंद हुआ। तो जब बैंड बजना बंद हुआ तो मैंने देखा कि बैंड क्यों रुका, तो थोड़ा सा देखा कि भगदड़ सी मच रही है। उसके बाद मैंने देखा एक आदमी कोई सड़क पे पड़ा है, मीन्स एक्सीडेंट हो गया। मेरे को समझ में नहीं आई है कौन। कुछ दूरी पे देखा एक और आदमी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। वो इसने उस ट्रक के आगे आके उसको रोकने की कोशिश की कि रुको, तो उसने उसको भी उड़ा दिया, और उसको इतनी बुरी तरह उड़ाया कि वो मतलब वो तो उसकी बॉडी एक छोटी सी हो गई, इतनी पूरी पहिए में उलझ के। अरे वो ट्रक अभी भी मैं। अरे एम्बुलेंस बुलाओ कोई। तब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, क्योंकि चेहरे के ऊपर से ट्रक का पहिया उतर गया, तो वो चेहरा समझ में नहीं आ रहा था। लगता है वो ट्रक ओवरलोडेड था, टर्निंग पे सारा माल पलट गया। तो पहले ये हटा इसे यहाँ से। ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। इस शौक को शब्दों में एक्सप्लेन करना, शायद शब्दों में बयान करना असंभव है। हटो, ये चलो, फालतू का टेंशन मत बढ़ाओ। वो नॉर्मली हर व्यक्ति ये सोचता है ना कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, तो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है। और जब ऐसा अपने साथ हो जाता है तो मीन्स दिमाग थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर देता है।
डिप्रेशन में आप चले जाते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। तो बिल्कुल वही स्थिति मेरी थी। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, पुलिस वाले आ गए थे 2-3, फिर हमने मीन्स दिमाग काम नहीं कर रहा था, केवल ये था कि यार ये ट्रक मार के भाग गया है, इसको पकड़ना चाहिए। मैंने गाड़ी का नंबर देखा है, UP 20U 7791। UP 20U 7791। ठीक है, आप लोग अस्पताल पहुंचिए, हमें बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना होगा। ठीक है, अरे सुनो इधर आओ। चादर में लपेट के वो लोग डेड बॉडी ले गए। फिर DM के ऑफिस जाने के लिए कहा गया, तो मैं DM के ऑफिस चला गया। वहाँ DM ने अप्रूवल दे दिया नाइट में पोस्टमार्टम कराने का। फिर वहाँ से हम लोग हॉस्पिटल में आ गए। हॉस्पिटल में आके मतलब इट वाज अ शॉक कि पुलिस वालों ने ले जाके डेड बॉडी को एक कार की गैराज में डाल दिया था। कार के गैराज में? कार के गैराज में कचरे में डाला हुआ था दोनों डेड बॉडी। फिर उन्होंने मेरे को बोला जी आप अपने बेटे की डेड बॉडी पहचानिए। तो फिर मैं उनको बताया कि ये मेरे बेटे की डेड बॉडी है। फिर उसको लेके वो डॉक्टर स्ट्रेचर पे ले जाके उन्होंने हॉस्पिटल में वहाँ डॉक्टर को पोस्टमार्टम के लिए दिया। Hey, watch. So cool. Yo. Thank you, Dad. देखिए एक काम कीजिए, सामने रिसेप्शन है, आप वहां जाके इंक्वायरी कर लीजिए। थैंक यू। चाचा जी, फॉर्मेलिटीज। सर फॉर्म। एक मिनट, हाँ ये फॉर्म भर दीजिए। आप लोग वहां बैठ जाइए। मतलब मैं अपने आप को किस बस मैंने डिसाइड कर लिया कि तो चुप रहे, देखो क्या होता है, ये लोग करते क्या है। तो उन लोगों के लिए ये बहुत नॉर्मल सी बात थी, पुलिस वालों के लिए। उनके लिए तो रोज़ाना एक्सीडेंट होते हैं, रोज़ाना लोग मरते हैं। हम लोगों के लिए ये एक झटका था। अब और कितना टाइम लगेगा? देखिए 3-4 घंटे लगेंगे, सबको रुकने की जरूरत नहीं है।
बाकी सब घर जाइए। पापा कहाँ जा रहे हो आप? बैंक को कराता हूँ बेटे, मुझे ये पासबुक जो अपडेट करवाना है। हाँ तो मैं करता हूँ ना। अरे नहीं, रहने दे, मैं होकर आता हूँ। पापा एक तो आप इतने कम समय के लिए इंडिया आते हैं, ऊपर से काम करने जाओगे तो दैट्स नॉट फेयर ना। वो मेरा दोस्त है ना राहुल, उसका भाई वहाँ डेस्क पे बैठता है। अच्छा। आपको वेट करने की जरूरत भी नहीं है। भाई और कितना टाइम लगेगा? मेरे बेटे की बॉडी अभी तक बाहर पड़ी है। पोस्टमार्टम मैं नहीं, डॉक्टर करते हैं। देखिए भाई साहब, मुझे मेरे बेटे को जल्द से जल्द घर ले जाना है। मैंने कहा ना टाइम लगेगा। प्लीज़ आप वहाँ बैठ जाइए। देन इट वाज ए शॉक। मेरे को बड़ा झटका लगा जब देखा कि हाँ हॉस्पिटल में पैसे बांटे जा रहे हैं, पोस्टमार्टम करने वाले को टिप दी जा रही है। नहीं कहा यार मेरा बेटा मरा है और तुम टिप दे रहे हो। साहब जी, अरे काहे यहाँ बैठ के इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? मतलब इतना समझदार आदमी होकर भी ना समझे। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहेंगे तो काम जल्दी करवा दूंगा। कुछ तो समझ रहे हैं ना? क्या? कुछ तो समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या कहना चाहते हैं आप मुझसे? साहब मैं तो बस... नहीं, क्या समझा क्या रहे? क्या समझना है मुझे आपसे? साहब जी, आप लोग शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं मैं? शांत कैसे हो जाऊं मैं यहाँ इतनी देर से अपने बेटे का पोस्टमार्टम करवा के उसकी लाश घर ले जाने आया हूँ। बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट लेने नहीं आया तुम्हारे पास। मार डाला मेरा, मर गया मेरा बेटा, कुचल डाला है ट्रक। खत्म, सब खत्म हो गया बेटा। फिर उसका पोस्टमार्टम होने के बाद अर्ली मॉर्निंग में डेड बॉडी मिली हमें, उसको लेके घर गए। फिर 3 दिन के बाद उसका अंतिम संस्कार होते हैं वो हमने कंप्लीट किए। 3 दिन के बाद पूजा पाठ करने के बाद मैं पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन में जाके उनको बताया ऐसे ऐसे। उन्होंने कहा जी आप एप्लीकेशन लिख दीजिए। जब मैं पुलिस स्टेशन में फर्स्ट टाइम गया था तब भी उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ गया था उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। और उसके बाद जब मैं दोबारा गया, वो ऐसा है यार। आप लोग यहाँ बैठिए, अभी साहब बिजी हैं। जैसे ही फ्री होते हैं हम आपको बुलाते हैं। और कितना टाइम लगेगा? बोला ना साहब बिजी हैं, आपको दिखता नहीं है। सुनो, 1 किलो काजू कतली मंगा लेना और वो नुक्कड़ वाली दुकान से 1 किलो जलेबी। अब बैठिए इधर, बुलाते हैं। हाँ, 1 किलो जलेबी। अरे बहुत बढ़िया जलेबी बनाता है यार, मेरी तो फेवरेट है। ठीक है, अरे कौन सा हमको पैसा देना है, मंगा लो। अरे उनको भी पता चलना चाहिए किसके घर पे मेहमान बन के आए हैं। थोड़ा रुतबा उतबा। 1 मिनट, आपसे कोई मिलने आया है? हाँ बिठाओ।
चलो रखता हूं मैं, बाय। हाँ। हाँ सर। अरे कौन है, भेजो जरा। जी सर। हाँ जाइए, सर बुला रहे हैं। जी आपने कहा था, क्या कहा था? आज आप एफआईआर के पेपर्स दे देंगे हमें। आपको भी ना, जैसे ही फुर्सत मिलती है पुलिस स्टेशन चले आते हैं, मानना पड़ेगा। अरे पुलिस स्टेशन में इतना क्या इंटरेस्ट है आपका? हाँ? चलिए चलिए ना। हाँ हाँ जाइए जाइए। आप ऐसे रोज रोज डिस्टर्ब करेंगे तो फिर हम अपना काम कैसे करेंगे, बताइए। काम करते कहाँ हैं आप? करते तो हमें इस तरह रोज रोज यहाँ आना नहीं पड़ता था। जानबूझकर टाल रहे हैं आप हमारा काम। मेहरबानी करके हमारे पेपर्स हमें दे दीजिए ताकि हमें दोबारा परेशान नहीं करना पड़े आपको। अरे भाई तो चिल्ला क्यों रहे हो? आहिस्ता बोलो, पुलिस स्टेशन है ये। और हमको हमारा काम करना मत सिखाइए। और ये मत कहिए कि हम कुछ नहीं करते हैं। कर तो हम बहुत कुछ सकते हैं। अरे आप इनके इकलौते सहारे हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो इनको बहुत दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हैं ना? आराम से घर जाइए, जब जरूरत समझेंगे आपको बुला के एफआईआर की कॉपी दे देंगे। जाइए। चलिए चलिए। जिस लहजे में उन्होंने बात किया तो मेरे को लगा यार ये तो टालने वाली बात कर रहे हैं। तो ये कई दिनों तक चला लगा था। आप जाते रहे और वो आपको टालते रहे। जब वो लिखा पढ़ी कर रहे थे तो मैंने उनको बोला कि ये ट्रक ओवरलोडेड है, आप लिखो इसमें। वो मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सर ओवरलोडिंग का आपके बेटे की मृत्यु से कोई संबंध नहीं है, आप क्यों ज़बरदस्ती इसमें लिखवा रहे हो ओवरलोडिंग। उस समय क्या आपके दिमाग में चलता था? एक्चुअली मन में बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये क्या हमारा सिस्टम है जी। मेरे को गुस्सा अपने लॉ एंड ऑर्डर के सिस्टम पे आ रहा था। और उसी में फिर मैं उठते समय मैंने कहा चलो ठीक है, मैं खुद ढूंढूंगा और खुद इसको सॉल्व करूँगा। मैं ट्रक यूनियन के पास भी गया। इनकार मत कीजिएगा यादव जी प्लीज, क्योंकि हर तरफ से नाउम्मीद होकर हम आपके पास आए हैं। इस मामले में अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही है। इकलौता बेटा था वो हमारा। किसी भी तरह हमारी मदद कीजिए यादव जी। बैठिए बैठिए आप। देखिए मैं आपको बताता हूं, यूपी से निकलकर राजस्थान और हरियाणा के बीच में कई सौ ट्रक चलते हैं और इन रास्तों के बीच में कई सारे चेक पोस्ट और बहुत सारे दरोगा मिलते हैं। इन सब के बावजूद ये सारे ओवरलोडेड ट्रक बिना किसी परेशानी के आसानी से पास हो जाते हैं और कोई उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। ये सब दरोगा और ट्रक मालिकों की मिली भगत से होता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? देखिए, कुछ चुने हुए चेक पोस्ट हैं जहां पुलिस अपना हिस्सा लेती है और फिर इन ओवरलोडेड ट्रकों की तरफ से अपनी आंखें मूंद कर बैठ जाती है। आपके केस में पुलिस इसलिए ढीली पड़ रही है क्योंकि ये चेन बहुत ऊपर तक जाती है। अगर ये मैटर खुल गया तो फिर सब नंगे हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? अब मैं आपको एक आदमी का नाम और नंबर देता हूं, आप उनसे मिल लीजिए, वो आपकी मदद अवश्य करेंगे। लीजिए ये श्रीमान जी का नाम और नंबर। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, इस मैटर में मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। जी समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? जी आप निश्चिंत रहिए।
हेलो हेलो राकेश जी, हाँ जी बोल रहा हूँ। आप टेबल नंबर 12 पे आ जाइए। हाँ, जी अभी आया अभी। टेबल नंबर 12। जी मेरा नाम राकेश सिंह है। अब बैठिए ना। सर, ये जो ट्रक नंबर आपने मुझे दिया है उसके बारे में सब डिटेल्स इस पेपर में है। जैसे कि इसका ड्राइवर कौन था, उसका रूट क्या था, लाइसेंस नंबर, सब डिटेल्स इसमें है। लेकिन इस वक्त ये ट्रक कहाँ है ये मुझे नहीं मालूम। आप जब ये सब कर रहे थे और कभी आपको डर नहीं लगा, क्योंकि आपने अपनी जान के लिए? मेरी जान की रिस्क थी। अब ठीक तो है ना? अरे कैसे गाड़ी चलाता है, दिखाई नहीं देता? अब ठीक तो है? सब ठीक तो है ना भाई साहब? कुछ चोट तो नहीं लगा आपको? नहीं मंजू, घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं हुआ। आराम से, आराम से। ये गलती हमारी थी मंजू, हम ही चलते चलते बीच रास्ते में आ गए थे, इसलिए टकरा गए। इट वॉज ऑल शॉक। एक के बाद एक, जिसको बोलते ना, झटका लगता चला गया हम लोगों को। तो उस समय आपकी वाइफ वो किन हालातों से गुजर रही थी? मेरी वाइफ एक्चुअली मेरी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करती थी। ये आप कहाँ जा रहे हैं? मंजू, उस ट्रक के बारे में कुछ सुराग मेरे हाथ लगे हैं। वो खूनी ट्रक ड्राइवर जिसने हमारे बच्चे को हमसे छीना, उसे मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। तुम जानती हो, ना मैं चैन से सो सकता हूं, ना कुछ कर सकता हूं। बस दिन रात एक ही ख्याल मेरे दिमाग में आता रहता है कि वो ट्रक ड्राइवर कहीं ना कहीं अपना ट्रक लिए आजादी से घूम रहा होगा। नहीं छोड़ूंगा मैं उससे। मैं अपने बेटे को तो खो चुकी हूँ, अब आपको नहीं खोना चाहती। अंशु, लेकिन अगर आप कहते हैं कि यही सही है तो ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। मेरी वाइफ एक्चुअली मेरी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करती थी। जद्दोजहद यही थी कि सिस्टम, जो लोगों ने गलती की है उनको पकड़वाओ और उनको सजा दिलवाओ। उनको जो वो लोग छूटने नहीं चाहिए। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम खुद ढूंढेंगे। राकेश जी, आपने खुद तय कर लिया कि पूरा इन्वेस्टिगेशन आप खुद अपने बूते पर करेंगे? एक तो ये मैंने प्रॉमिस किया था अपने बेटे को
जब उसकी डेड बॉडी जल रही थी कि मैं इसकी तह तक जाऊंगा। तो कुछ दिमाग में कुछ प्लान था, कैसे करूँगा, क्या करूँगा? क्योंकि आप कोई पुलिस वाले तो है नहीं, आप एक इंजीनियर हैं। तो कैसे सोचा, कैसे करेंगे ये सब? मैंने ट्रक में सफ़र किया, मैंने थोड़े से गंदे कपड़े पहने और ट्रक में लिफ्ट लेनी चालू कर दी। उनसे पूछना चालू कर दिया, यार तुम लोग कौन कौन से रूट पे चलते हो? पाजी आप हमेशा इसी रास्ते से गाड़ी ले जाते हो? ओ हाँ जी, अपना तो यही काम है जी। वो 6 साल हो गए मेरे को, 6 साल इस रोड पे गाड़ी चलाते हुए। अब तो ये हाल है जी, अगर आप मेरी आंखों में पट्टी बांध दोगे ना जी, जहाँ कहोगे वहीं उतार दूंगा। हमेशा दिन भर गाड़ी चलाते हो या रात को भी कभी कभी चलाना होता है? अगर टाइम पे माल पहुँचाना हो और कुछ पैसे भी ज़्यादा कमाने हो तो जी 15-15, 16-16 घंटे भी चलाना पड़ता है जी। और की करिए, साडा काम ही ऐसा है। और ड्राइवर है ना। ये माल जो पहुंचाते हो वो अक्सर ये अनाज ही होता है या और कुछ? वो जी माल का क्या है जी, जो मालिक दे देता है वो जी सभी ले जाते हैं। गेहूँ ले जाते हैं, ईंट ले जाते हैं, चूना ले जाते हैं जी, कोयला भी लेके जाते हैं, सब कुछ लेके जाते हैं। मैं उनके साथ मिक्स इसीलिए हुआ कि वो मुझे अपना समझें और मेरे को पता चल पाए इनकी मनोविज्ञान क्या है, किस मानसिक स्थिति में ये लोग काम करते हैं। अदरवाइज मैं अगर अपने ओरिजिनल में जाता तो शायद वो इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं देते या मुझे मार देते, अगर उनको आइडेंटिफाई कर लेते थे कि मैं उनको ही ढूंढ रहा हूँ। सही कहा आपने भाई। मैं भी आप ही की तरह एक समझदार ड्राइवर और एक अच्छा सा ट्रक ढूंढ रहा हूँ। माल इतना है कि एक गाड़ी से काम नहीं चलेगा, वरना आज आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बांधे नहीं रे, कभी नहीं रे, मिट्टी की परतों को नन्हे से अंकुर भी चीरे, धीरे धीरे इरादे हरे भरे, जिनके सीनों में घर करे, वो दिल की सुने करे, ना डरे, ना डरे। मतलब मैं उस ढाबे पे खाना खाया बैठ के, जिस ढाबे पे 5 मई को एक्सीडेंट से कुछ पहले उसने वहीं पे खाना खाया था। उस ढाबे वाले ने मेरे को बताया था, अब यहीं तो बैठा हुआ था वो, उस ट्रक के मालिक कम ड्राइवर ने, यहीं से शराब पी के गया वो।
वहाँ जाके हमने उस ट्रक को आइडेंटिफाई कर लिया। आपने अपने आप सब किया? उस नंबर प्लेट पे एकदम फ्रेश वेल्डिंग थी। मैं चूँकि खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, वेल्डिंग हैंडल करता हूँ, तो मैंने देख लिया कि हाँ ये फ्रेश वेल्डिंग है, 1-2 दिन पुरानी वेल्डिंग है। अब मैं अपने साथ एक कैमरा करता था छोटा सा, जो अगर हथेली में रख लो तो किसी को पता नहीं चलेगा। भाई साहब, ये गाड़ी लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? सहरसा गांव की सड़क पर 40 किलोमीटर आगे एक डैम बन रहा है, वहीं जा रहे हैं। क्यों? नहीं, मुझे वहाँ ले चलोगे? मुझे भी वहीं जाना है। आइए आइए, बैठिए ना। कौन सा हमारे सर पर बैठकर जाना है, रास्ते में 2 बातें हो जाएंगी। आइए आइए। वाह वाह। आप ये गाड़ी चलाने का काम कब से कर रहे हैं? यही कोई 4 साल हो गए। नहीं, मैं दारू नहीं पीता। अच्छा, आप नहीं पीते? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। वैसे एक बात कहूँ, आप एक तो गाड़ी चलाने का काम करते हैं दिन रात, और चलाने के साथ साथ नशा भी कर रहे हो, तो आपको डर नहीं लगता एक्सीडेंट का? ये ना हो तो आंखें अपने आप बंद हो जाती है। हाँ। 2 ट्रिप के चक्कर में 1 सेकंड का भी दम मारने का फुर्सत नहीं देते। बोतल होती है तो आंख खुली होती है, ये ना हो तो नींद आने में देर नहीं लगती। तो आपको ऐसे चलाते वक्त एक्सीडेंट का डर नहीं लगता? रोड पर चलते हैं तो एक्सीडेंट से क्या डरना, ये तो रोज की चीज है। वैसे बड़े भाई, अपनी यूनियन बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। अपनी सेटिंग है, सब सेटिंग का खेल है। ड्राइवर से थोड़ी देर बात की, वो रिकॉर्ड की हमने। भगवान करे आपके यूनियन के जैसी सपोर्ट हर किसी को मिले। आप सब गाड़ी चलाने वाले तो यही सोचते होंगे कि जो होगा देखा जाएगा, यूनियन है बचा लेगी। है? आप भी बहुत मजाक करते हैं बड़े भाई। वैसे आपको कभी किसी एक्सीडेंट की वजह से यूनियन का सपोर्ट लेने की नौबत आई? यह है ना बड़े भाई, कुछ दिन पहले की बात है। रात को गाड़ी लेकर जा रहा था, गाड़ी स्पीड में थी, थोड़ी सी पी रखी थी, आगे से बारात जा रही थी। मैं जैसे ही मोड़ पर मुड़ा, अरे वो देखो, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट! क्या करें साहब, रोड है, एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। आपने पूरा सबूत इकट्ठे किए खुद ने, जो काम पुलिस को करना चाहिए था। बेसिकली वो सब काम आपने किया, और आपने ले जाकर वो पूरे सबूत पुलिस को दिए। गम की सीपी में खुशियों के मोती छुपाए हैं, छुपाए हैं। आंखों में तूने मीठे आंसू भी सजाए हैं, सजाए हैं। टूटा कभी दिल का कोई कोना, वो हो गया जो था नहीं होना। हिम्मत जो की हमने जरा, बिगड़ी हुई बात बन गई। तुझसे नाराज नहीं हो जिंदगी, तुझसे नाराज नहीं। सारा डाटा ले जाके हमने पुलिस वालों को दिया। आपने पूरी तहकीकात की? पूरी तहकीकात। आपने पूरा सबूत इकट्ठे किए खुद ने, जो काम पुलिस को करना चाहिए था। बेसिकली वो सब काम आपने किया, और आपने ले जाकर वो पूरे सबूत पुलिस को दिए। उस गाड़ी में उस समय 46 टन माल भरा हुआ था, तो
पुलिस वाले ने अपने रिकॉर्ड में लिखने से मना कर दिया। मैं उसको बोला कि भाई इसमें इस समय भी 46 टन माल भरा हुआ है, लिखते क्यों नहीं हो? बोला नहीं साहब, उससे कोई आपका संबंध नहीं है। अब आप भ्रष्टाचार की सीमाएं देखिए जी। पुलिस ने लिखने से मना कर दिया कि ये ओवरलोडेड है। ड्राइवर जेल में है, ड्राइवर ने जेल से एक एप्लीकेशन लगाई और उसमें लिखा कि मेरी गाड़ी थाने में खड़ी है और ओवरलोडेड है। ड्राइवर कन्फेस कर रहा है कि मेरी गाड़ी थाने में खड़ी है और ओवरलोडेड है। अगर उसका लोड नहीं उतरा तो मेरे टायर खराब हो जाएंगे, जिसका नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मेरी गाड़ी को छोड़ दिया जाए। कोर्ट ने वो लेटर पुलिस स्टेशन में भेजा कि भाई तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? पुलिस स्टेशन ने लिख के दिया हमें कोई एतराज नहीं है, और फिर कोर्ट ने गाड़ी को छोड़ दिया, रिलीज भी हो गई गाड़ी। गुस्सा ही आता है सिस्टम के ऊपर। एक बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर से मेरी बात हुई, उन्होंने मेरे को बोला कि इस सिस्टम को आप करेक्ट नहीं कर सकते हो। तो फिर मेरे मन के अंदर आ गया, नहीं मैं तो करेक्ट करूंगा। मीन्स हर आदमी केवल एक ही बात बोलता है कि भूल जाओ और आगे बढ़ो, और जितना भी मेरे को बोला गया कि भूल जाओ उतना ही मैं और ज़्यादा स्ट्रांग होता चला गया। तो राकेश जी, ये जो आपकी पूरी लड़ाई थी प्रशासन के खिलाफ, ये ओवरलोडेड ट्रक्स जो चलते हैं इनके खिलाफ, आज आपकी लड़ाई कहाँ खड़ी है? इससे क्या कुछ फायदा हुआ है, कुछ कंक्लूजन निकला है? कुछ हद तक तो मैं बोलूँगा कि हाँ। लखनऊ में इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने खुद कहा कि आपकी वजह से ओवरलोडिंग कम हो गई है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई है, और मैं अपना घर बना रहा था वो अब महंगा पड़ रहा जी। ही वॉज सेटिस्फाई कि हाँ कुछ हो रहा है, बट अगर मैं अचीवमेंट लेवल देखूं तो बहुत बहुत कम हुआ है। राकेश जी, आपने अपने बेटे को खोया और उस लॉस ने आपको एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी बना दिया। यस, मैंने पहली आरटीआई डाली थी जब पुलिस वालों ने रिकॉर्ड्स में ये लेने से मना कर दिया कि ट्रक ओवरलोडेड था। वहाँ से मेरा आरटीआई का सफ़र शुरू हुआ। तो आप आम लोगों की भी हेल्प करने लगे हैं आरटीआई के जरिए। प्लीज़ हमारे लिसनर सुनना चाहेंगे, अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं किसी भी हेल्प के लिए, कैसे कर सकते हैं आपसे कांटेक्ट? वो मेरे को मेल डाल सकते हैं rti.rakesh@gmail.com rti.rakesh@gmail.com पर। जी राकेश जी, हमारे साथ एक कॉलर है लाइन पर, आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो 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 आशीष जी, मैं मुनीरा बोल रही हूँ हैदराबाद से। जी मुनीरा, नमस्कार। क्या सवाल है आपका? राकेश जी, आपकी इस लड़ाई के लिए मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ। मुझे राकेश जी से ये पूछना था कि 2 साल पहले मैंने भी अपना बेटा खो दिया था ट्रेन एक्सीडेंट में, लेकिन कोई मुझे ये नहीं बता रहा है कि गलती मेरे बेटे की थी, रेलवे की या फिर सिस्टम की। मैं कैसे पता करूँ? मुझे इस बात का कौन जवाब देगा? राकेश जी, बहुत दुख हुआ सुन के आपके लॉस के लिए। आपने अपना बेटा खोया है। अगर आपको सिस्टम बता नहीं रहा है तो आप सूचना का अधिकार 2005 का प्रयोग कर सकती हैं। बहुत आसान सा तरीका है, आप एक एप्लीकेशन उनको डाल दीजिए, जो भी आपको जानकारी उनसे लेनी है उनको लिखिए जन सूचना अधिकारी, उनका एड्रेस डालिए, एक 10 रुपये का IPO अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच कीजिए, और जो भी आपको जानकारी चाहिए आप उनसे मांग सकते हैं। और 30 दिन का टाइम उनके पास है जन सूचना अधिकार के तहत। 30 दिन के बाद आप उनके अपीलीय अधिकारी को एक पत्र लिख के आप उनसे पूछ सकते हो, शिकायत कर सकती हैं अगर आपको जानकारी नहीं मिली है। और 15 दिन के इंतज़ार के बाद आप इंफॉर्मेशन कमीशन को पत्र लिख के इन दोनों की शिकायत कर सकती हैं कि मैंने यहाँ एक एप्लीकेशन लगाई थी, मुझे जवाब नहीं मिला, अपील डाली थी, मुझे जवाब नहीं मिला। आप इंफॉर्मेशन कमीशन ज़रूर अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि आपको उस संबंध में सूचना मिल सके। जी थैंक यू। मुनीरा जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा, और जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रही हैं उनका जवाब भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। जी शुक्रिया। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पर आने के लिए, और उम्मीद करूंगा मैं कि आपकी लड़ाई ऐसे ही जारी रहे और आपको और सफलता मिले उसके अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, राकेश जी के इस जज्बे को देखकर ये कुछ पंक्तियां हैं जो दिमाग में आती हैं।
मैंने जो खो दिया सो खो दिया, ना मिल सकेगा फिर। कोशिश बस इतनी है, होना कोई और महरूम अपनों से फिर। इसी जज्बे, इसी सोच के साथ इजाजत चाहूंगा इस बार। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे एक और ऐसी शख्सियत से, एक और नई कहानी से। तब तक के लिए अलविदा।